नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। नवंबर में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है और इक्विटी फंड्स में भी अच्छा खासा नया निवेश आया। तो अब कहां-कहां बनेगी वेल्थ और किन-किन सेक्टर्स में आएगा बूम, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही आज के खास टॉपिक रीट्स में निवेश से जुड़ी हर एक बारीकियों पर भी करेंगे पूरी बात। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। तो म्यूचुअल फंड और रीट्स में निवेश करते हुए किन बातों का आपको रखना है ध्यान, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी मौजूद है। गुड आफ्टरनून सर। और सबसे पहला सवाल तो हर बार की तरह इस बार भी मेरा यही रहेगा आपसे कि कैसे लगे आपको एमफीज के नंबर? आंकड़े अच्छे हैं स्मिता, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो मजबूती का ट्रेंड और पैसे आने का ट्रेंड जो बना हुआ है वो बरकरार है। नवंबर महीने के जो आंकड़े आए हैं वो एयूएम बढ़कर ही आया है, रिकॉर्ड तोड़ एयूएम है। पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 80 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। 81 लाख करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। अक्टूबर के महीने में 80 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम था, ये अब बढ़कर आया है। इक्विटी फंड्स का ईयूएम आप देखेंगे तो ये भी बढ़कर करीबन 35 लाख 35 करोड़ 65 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 36 लाख करोड़ मान लीजिए मोटा मोटी उसके आसपास पहुंच चुका है, जो थोड़ा सा पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ा बढ़कर आता हुआ दिखा है। तब आपका 35 लाख करोड़ से थोड़ा सा ही ज़्यादा था। एक सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कितना नया पैसा म्यूचुअल फंड्स में आया है। एक तो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, हो तो मार्केट के ऊपर नीचे होने के साथ एसेट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा भी हो जाती है, और एक नया पैसा आना ये दूसरी चीज़ है। दो तरह से म्यूचुअल फंड की एयूएम होती है, एक नया पैसा कितना आया गया, दूसरा जो पुराना पैसा है उसकी वैल्यू कम हुई या ज़्यादा हुई। तो इक्विटी मार्केट तेज़ी में होता है तो पुराने पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, सो एयूएम उस वजह से भी बढ़ सकता है। लेकिन नया पैसा जो इक्विटी फंड में आया है वो इंटरेस्टिंग है, वो बढ़कर आता दिखा है। पिछले महीने 25,000 करोड़ के आसपास नया पैसा आया था, इस बार 30,000 करोड़ के आसपास आया। देखो 24,700 करोड़ आया था पिछले महीने, इस बार 30,000 करोड़ आया। इसका भी आगे विश्लेषण करेंगे। डेट फंड में थोड़ा सा एयूएम घटा है उनका, और डेट फंड में से पैसे थोड़े से निकले हैं, नेट आउटफ्लो हुआ है वो करीबन 19 लाख करोड़ का। तो डेट में चलता रहता है थोड़ा एडजस्टमेंट, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आइए नवंबर महीने में नेट इनफ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 32,755 करोड़ का आया है। यानी कि इतना पैसा तो कम से कम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को नया मिला ही है। क्या चाहिए, 32,000 करोड़ कम थोड़ी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार भी अच्छे खासे नंबर्स, और एसआईपी में भी ट्रेंड बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। सर ये ट्रेंड क्या कहते हैं? एसआईपी का ट्रेंड, अब अगर आप प्रसन्न होकर देखना चाहें, आपका मूड अच्छा है तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। और अगर आप थोड़े दुखी होना चाहते हो तो दुखी होने जैसा भी है। क्या हुआ है पहले ये समझ लिए। पिछले महीने आया था अक्टूबर में 29,529 करोड़, 29,529। इस बार आया 29,445 करोड़, यानी कि कितना, 85 करोड़ कम। 85 करोड़ क्या होता है 85 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में? हाँ करेक्ट, बराबर है। हाँ। 1%, अब 1% कोई कम, मतलब वो 25, इतना मतलब 1% भी नहीं है समझिए। तो थोड़ा सा कितना आपका 29,000, 80-85 करोड़ कमाया खाली, सो कोई खास कम नहीं है। अब आपको दुखी होना तो आप सोचोगे यार बहुत कमाया पैसा, यार बढ़ा नहीं इस बार। और खुश होना चाहो तो भाई आ रहा है ना, 29,500 करोड़ कम होता है क्या? 30,000 करोड़, 29,000 करोड़, कोई क्या हिसाब से कम होता है ये आपके लिए। लगातार तीसरे महीने एसआईपी निवेश 29,000 करोड़ के ऊपर है। अब ठीक लगता है? ठीक है। नवंबर महीने का एसआईपी का एयूएम बढ़कर पहुंचा है आपका 16.5 लाख करोड़ के आसपास, और ये अक्टूबर के 16.25 लाख करोड़ से थोड़ा और बढ़कर आया है। यानी कि एसआईपी का एयूएम भी बढ़ा है और एसआईपी में नया पैसा भी आया। अब आइए वो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो होता है, कितने एसआईपी के खाते बंद हुए और कितने ने चालू हुए, वो देख लीजिए। बंद होने का काम किया है 43 लाख एसआईपी बंद होती हुई दिखिए, उसके सामने 43 लाख खाते बंद हुए या मैच्योर हुए थे ये नवंबर में, और अक्टूबर में 45 लाख। तो अक्टूबर के मुकाबले में थोड़े एसआईपी कम मैच्योर हुए, कम बंद हुए, ये एक अच्छा आंकड़ा है जी। और सर इक्विटी पे तो आपने बात की, लेकिन इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, इन तीनों का अगर आप डेटा देखें तो ये ट्रेंड क्या कहता है? वो ट्रेंड, हाँ देखिए उसका ट्रेंड बिल्कुल साफ है आपके लिए। ये ट्रेंड क्या कह रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर पैसा 8,135 करोड़ आया है फ्लेक्सी कैप फंड में। मिड कैप फंड में 4,500 करोड़ के आसपास का आया, और स्मॉल कैप फंड में 4,400। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग बराबर आया है, लेकिन
सबसे ज़्यादा आपका फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा आया। लार्ज कैप में भी इस बार 4,500 करोड़ आए। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, तीनों फंड में आप देखिए लगभग बराबर पैसे आए। मल्टी कैप फंड 2,500 करोड़, और लार्ज कैप फंड जो स्पेशली लार्ज कैप फंड है 1,600 करोड़, मिड और लार्ज कैप में 4,500 करोड़। ये तो इक्विटी फंड का एक बार मैं अमाउंट बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको एनालिसिस दूंगा कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब। डेट फंड में मनी मार्केट फंड 11,000, अल्ट्रा शॉर्ट 8,000 करोड़, लो ड्यूरेशन, ये कुछ काम के नहीं, ये सारे ओवरनाइट फंड टाइप के हैं। जो काम के आपके हाइब्रिड फंड्स में वो है मल्टी एसेट एलोकेशन में 5,300 करोड़ का नया पैसा आया है। आर्बिट्राज फंड में 4,200 करोड़ आए। बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,400 करोड़, ये आपके नए पैसे आए। तो ये इंटरेस्टिंग थोड़े से आपके लिए डेटा है। बिल्कुल, तो ये डेटा है सर, लेकिन इस बार इंडस्ट्री का अच्छा खासा ग्रोथ हमने देखा। इसके साथ ही आपने जो एसआईपी के नंबर्स की बात की, तो एसआईपी से ज़्यादा पैसा डायरेक्ट स्कीम्स में आया है। हाँ, तो इसके डेटा में ना स्मिता 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो ये है कि नवंबर महीने में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर्स का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर बरकरार है पैसा लगाने के लिहाज से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में लगातार तीसरे महीने 29,000 करोड़ से ज़्यादा आना, 29,500 करोड़ इस महीने भी आना किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अच्छी बात क्या है कि इक्विटी फंड में नेट पिछले महीने के मुकाबले में 5,000 करोड़ रुपए इस बार ज़्यादा आया, 30,000 करोड़ के आसपास हो जाए। यही पैसा पिछले महीने 5,000 करोड़ कमाया था सितंबर से अक्टूबर में, तब सबको लगा ओ हो पैसा आने की रफ्तार कम हो गई। तब मैंने तब भी बोला था ऐसा डरिए मत, एक महीने से कुछ नहीं होता, और पैसा नया आ रहा है, निकला नहीं है। अब 30,000 करोड़ की जगह 25,000 करोड़ आया था, वापस 25 का 30,000 हो गया। अब 25 का 30 हो जाएगा तो कौन सा बहुत खुशी मना लें हम, और 5,000 कम भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। इतने बड़े 80 लाख करोड़ के AUM में ना 5,000 करोड़ को इतना तवज्जो मत दीजिए कि फ्लो ड्राई हो गए, सूख गए, कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी महीने किसी के पास पैसे ज़्यादा हुए, कम हुए, अब दिवाली का बोनस आया होगा तो लोगों ने थोड़े ज़्यादा डाल दिए। करेक्ट। अभी नवंबर के महीने में दिवाली के पहले आ गए पैसे, नहीं डाले होंगे, तो ऐसा इतना सोचने की बात नहीं है, नंबर बढ़िया है। अच्छी बात क्या है, फिर से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के फंड में पिछले महीने के मुकाबले में पैसा बढ़ के आया। तीनों फंड में देखो, एसआईपी का पैसा स्टेबल है और तीनों फंड में पैसा बढ़ा। घटा किस में, गोल्ड ETF में कम हुआ है, फ्लेक्सी कैप में फंड कम हुआ है, और हाइब्रिड में कम हुआ है। इसका मतलब क्या है, नवंबर महीने का ट्रेंड क्या बता रहा है, खाली नवंबर महीने का बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल ट्रेंड नहीं बोला। नवंबर महीने में जो एसआईपी चल रही है वो चल रही है। हाइब्रिड फंड, गोल्ड फंड, अब यहाँ लोग पैसा नहीं लगा रहे, क्यों? सबको लगता है बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़िया, सिल्वर गोल्ड यार अब नहीं। तो जो नया वहाँ पे कम आ रहा है, कहाँ ज़्यादा आ रहा है? अब जैसे ही मार्केट थोड़ा वापस ऊपर आया है, लाइफ हाई के आसपास आया है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों में पैसा आने लगा, डायरेक्ट पैसा आ रहा है। एसआईपी से नहीं आ रहा डायरेक्ट। तो वन टाइम पैसा जो आता है इक्विटी में, वो पिछले महीने ज़्यादा है, वो एक अच्छा नंबर है। बिल्कुल, तो ये ओवरऑल एमफी के नंबर से ये इंडस्ट्री का ट्रेंड जो हमने जाना। और अब हम बात करेंगे रीट्स की, क्योंकि सर 1 जनवरी 2026 से इसके नियम बदल रहे हैं, तो अब क्या हो जाएंगे नए नियम, क्या कहते हैं? तो पहले तो ये रीट्स यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, और इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये लगते इक्विटी जैसे हैं लेकिन काम डेट का करते हैं। यानी कि इक्विटी की तरह, लेकिन मोटा मोटी आपको पता है कि रिटर्न फिक्स इतना आएगा अंदाज से। और रिटर्न कितना आता है, इक्विटी की तरह अनाप शनाप नहीं आ जाता। ऐसा नहीं कि चल गए तो 40%, नहीं चले तो 4%, है ना, वैसा नहीं। इनका वो डेट से थोड़ा सा ज़्यादा, इक्विटी से थोड़ा सा कम, इस तरह का रिटर्न, यानी कि 10%, 12%, 8%, डिपेंडिंग ऑन 50 चीज़ें उस पर। तो पहली चीज़ तो ये कि 1 जनवरी से एक नियम जो लागू होने जा रहा है, वो ये कि 1 जनवरी 2026 से अभी होगा, रीट्स को भी इक्विटी शेयर माना जाएगा एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जो इक्विटी शेयर के नियम है वो रीट्स के लिए भी है। अभी तक उनको इक्विटी में नहीं माना जाता था, हाइब्रिड मानते थे कि नहीं ये इक्विटी ना डेट है, बीच के अभी भाई ये इक्विटी के ही है, ये माना जाएगा। पहले दोनों हाइब्रिड में मानते थे, या तो डेट या हाइब्रिड, ठीक है। 31 दिसंबर 2025 के पहले जो भी रीट्स बने हुए हैं उनके वो ग्रैंड फादरिंग होगी और पुराने निवेश के नियम उन पे चालू रहेंगे। लेकिन 1 जुलाई 2026 से अब जो ये नए रीट्स हैं या जो नियम अब बदल रहे हैं,
1 जुलाई 2026 से ये रीट्स आपके इंडेक्स का हिस्सा भी बन पाएंगे इवेंचुअली। लेकिन ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड और एसआईएफ के लिए लागू होंगे, न कि सबके लिए। अगर मैं इंडिविजुअली अगर किसी रीट्स में पैसा लगा रहा हूँ तो नहीं बदला, लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईएफ अगर रीट्स में पैसा लगा रहे हैं तो उनके लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और रीट्स को बिल्कुल एमफी दूसरे शेयरों की तरह ही मार्केट कैप के लिहाज से क्लासीफाई भी करेगा। एसआईएफ का मतलब तो समझ गए, छोटा पीएमएस, 10 लाख वाला छोटू पीएमएस, वो एसआईएफ, ठीक है। इन्वेस्ट भी हैं, लेकिन इन्वेस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव हो रहे हैं सिर्फ रीट्स में हो रहे हैं। इन्वेस्ट हाइब्रिड थे, हाइब्रिड है और हाइब्रिड ही रहेंगे। यानी कि अब सिर्फ एक बदलाव जो होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से, वो है कि रीट्स को भी आप इक्विटी शेयर की तरह ट्रीट कर पाएंगे कई चीज़ों के लिए। बिल्कुल। तो टैक्सेशन भी बदलेगा सर? टैक्सेशन क्या होगा अब इसका, रीट्स का? देखिए, इसमें सिंपल सी चीज़ है, इनका टैक्सेशन सेम वैसे होगा जैसे एक लिस्टेड इक्विटी शेयर का होता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर का कैसे है? आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब आपका अब लगेगा कितना, 20%। 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके आपने बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, 12.5%। सिंपल, वैसा का वैसा सेम इनका भी है। लॉन्ग टर्म 12.5%, 1 साल से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म 1 साल से पहले 20%, ठीक। इंडेक्सेशन का बेनिफिट दोनों में नहीं मिलता, इनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने रीट में इन्वेस्ट किया, ऐसे सपोज 100 रुपये में किया, आप 112 में बेच रहे हो, तो 100 रुपये की जो कॉस्ट है वो तो एडजस्ट हो जाएगी, बाकी 12 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन के जो नियम लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे लागू होते हैं वो सारे सारे इन शॉर्ट आप समझ लीजिए रीट्स पे भी लागू होंगे। उसी तरह से आपको देखना है। ओके। और सर एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब देखो, रीट्स में क्या होता है, 4 तरह से इनकम आती है रीट्स की, वो आपको समझना पड़ेगा। इसकी रीट्स इनकम किस तरह से होती है, क्योंकि आप सोचोगे अगर मैंने रीट्स में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो मुझे कमाई कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, जस्ट ऐसा सोचो कि आपने रीट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, फंड में नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में किया, मान लो कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया, वो आप समझोगे, अब आपको एकदम समझ में आएगा। आप रीट्स को ये मानो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी कमाई 4 तरह से होती है। नंबर 1, आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर आपने कोई उधार दिया है। बिल्कुल। नंबर 2, डिविडेंड की इनकम आती है। नंबर 3, रेंटल इनकम आती है। और नंबर 4, रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। जिस एसेट में आपने पैसा लगाया उसका भाव बढ़ता है। तो ये 4 तरह की इनकम इसमें आ सकती है। नंबर 1, जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है रीट्स को, वो इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। उसकी जो इंडिविजुअल स्लैब है, अगर मैं हाईएस्ट स्लैब में हूँ तो मेरी हाईएस्ट स्लैब में होगी, मैं 12 लाख से कम इनकम ग्रुप में हूँ तो टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है? अब आइए, आपकी इनकम होती है इंटरेस्ट के अलावा जो, हाँ, डिविडेंड की। डिविडेंड की इनकम में 2 तरीके से आपको करता है। एक तो अगर आपने रीट्स ने एसपीवी बनाया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि एक प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई एक अलग से कंपनी बना दी और उसमें आपने इन्वेस्ट करके कंसेशनल टैक्स रेजिम चुना है। इसमें 2 तरह के रेजिम होते हैं। कंसेशनल टैक्स जिसमें टैक्स कम लगता है, अगर वो आपने चुना है तो आपकी जो भी स्लैब है, क्योंकि वहाँ आपको रेट में कंसेशन मिल रहा है, तो आपकी इंडिविजुअल जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको पैसा डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा। अगर आपने कंसेशनल टैक्स नहीं चुना है, राइट, कि नहीं मैं यहाँ पे टैक्स में कंसेशन नहीं ले रहा, तो जो भी डिविडेंड आपको एज एन इन्वेस्टर आएगा वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि आप वहाँ पर टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। करेक्ट? ये 2 चीज़ें। अब आइए, अगर अच्छा एक और चीज़ है डिविडेंड का, मैं बता दूं कि वित्त वर्ष 2026 से ये भी नियम बना कि 10,000 रुपये तक का डिविडेंड आपका टैक्स फ्री हो जाता है। उसमें नहीं, सॉरी, टैक्स फ्री, उसमें टीडीएस नहीं लगता, टीडीएस नहीं, तो वो ठीक है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको छोड़ दिए। अब आइए तीसरी चीज़, रेंटल इनकम। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उससे रेंट आ रही रीट्स को, तो उसकी इनकम का क्या? उसकी इनकम सिंपल है, जो भी इन्वेस्टर्स को मिलेगी उसकी जो स्लैब है, जैसे मैंने अगर घर किराए पे दिया या मैंने ऑफिस किराए पे दिया, तो मेरी इनकम में जुड़ जाता है और जो मेरा बनता है वही बनता है, जो टैक्स है मेरा स्लैब उससे लग जाएगा। और आखिर में बचा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ठीक इक्विटी की तरह जो मैं बता ही चुका हूँ। लॉन्ग टर्म रखा 12.5%, शॉर्ट टर्म रखा 20%। ये सिंपल आपके लिए। बिल्कुल। लेकिन सर, ये इतना टॉक ऑफ द टाउन क्यों था? इस बदलाव का असर कहाँ दिख रहा है, क्या होगा सर? बदलाव टॉक ऑफ द टाउन इसलिए कि देखिए, कई बार क्या होता है स्मिता, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो लोग उससे जानने समझने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए। अभी भी मैं बताऊँ, अभी भी जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे उनका, अरे यार ये अनिल जी आज क्या रीट की बात कर रहे हैं, अभी क्या चीज़ है, बड़ी बोर सी चीज़ है साहब। ये धीरे धीरे जब पॉपुलर होगा तब आपको, जब बड़ा यार इसको समझना है, अरे वो एक दिन मास्टर क्लास में किया था अनिल जी, जरूर ढूंढते वो वाला एपिसोड किधर है,
वहाँ पर ढूंढते ढूंढते इधर ही पहुँचेंगे। ठीक है, इसलिए अभी से समझ लेंगे। और कल को 2-4 आदमियों के बीच में बैठे कोई बात निकले और आपने 2 पॉइंट ऐसे बोले, इंप्रेशन क्या पड़ेगा? देखो आप पैसा लगाओ ना लगाओ बात की बात है, इंप्रेशन तो बनेगा। अरे यार इसको पता है भाई, ये सब जानता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्ट जब करना होगा करना, और जब तक समझोगे नहीं करोगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें। हाँ, तो आपका सवाल ये कि क्या बदलाव होगा? नहीं, ये असर क्या होगा सर? असर क्या होगा? पहली चीज़ तो ये कि जो भी इक्विटी फंड है और जो भी हाइब्रिड फंड है, अब रीट्स उस अभी जैसे इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड है, इक्विटी फंड खाली इक्विटी में पैसा डालते हैं, हाइब्रिड फंड अलग अलग एसेट्स में पैसा डालते हैं। उसमें इक्विटी फंड में रीट्स कवर नहीं होते, हाइब्रिड फंड में रीट्स कवर नहीं होते। अब कवर होंगे तो वो पैसा डालेंगे। और रीट्स किस में पैसा डालते हैं? रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। तो आप रीट्स में पैसा डाल रहे हो, रीट्स प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली पैसा कहाँ गया? रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा, सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसा नहीं है, अब आपका रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर हो गया एक तरह से। कई लोगों का मन होता है मैं तो प्रॉपर्टी खरीदूं। प्रॉपर्टी एक तो ये का यही वाला प्लॉट लेना, यही घर लेना, वो वाली बात नहीं ना। अब प्रॉपर्टी में आप इनडायरेक्टली ऐसे भी एक्सपोजर ले सकते हो। तीसरी चीज़ है, आपके पोर्टफोलियो में एक एसेट क्लास हो गया और आ गया। तो ऐसा नहीं खाली डेट, इक्विटी या सोना चांदी, ये लो रियल एस्टेट भी है, सब आपको एक साथ मिल रहा है हाइब्रिड में। एक ही नहीं मिलता था रियल एस्टेट भाई। जनरली 4-5 एसेट में तो आप पैसा लगाना चाहते हो, इक्विटी में, फिक्स इनकम में, सोने चांदी में, कमोडिटीज़ में और रियल एस्टेट में। कमोडिटीज़ अभी तक अलाउ नहीं है, हो गया, ठीक है। रीट से जो भी किराया की आय आती है उसे इनकम भी आती रहती है, और जैसे जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा उसकी वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल भी बढ़ती रहती है। अब ये है कि जुलाई 2026 के बाद रीट सारे इक्विटी इंडेक्स में शामिल हो पाएंगे, तो उससे भी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स और जो पैसिव फंड जो इक्विटी इंडेक्स को फॉलो करते हैं और ETF जो हैं उसमें भी रीट शामिल होंगे। तो इसलिए इस वजह से लगातार पैसा और आपका आता रहेगा, ये बढ़िया बात है। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? देखो, क्या क्या चेक करना है? फंड का रीट एलोकेशन चेक करना है, किसी भी फंड में रीट में कितना पैसा लगा है। फैक्ट शीट देखिए कि इनकी NAV का कितना % रीट में है। रीट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं आसानी से, कौन कौन सी प्रॉपर्टी में कहाँ पैसा लगा है। सेक्टर, लोकेशन, टेनेंट्स इनके अलग अलग है कि नहीं है, यील्ड देखें, वैल्यूशंस देखें, इंटरेस्ट रेट्स, माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, ये भी देखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या है, डिमांड किस तरह की है रियल एस्टेट सेक्टर की, रिस्क क्या है। साथ ही मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी रिस्क, अपने पीरियड और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बेहतर है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी भी देख लीजिए, फंड कॉस्ट, एग्जिट लोड वगैरह, रीबैलेंसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। यानी कि ऐसा आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है जो आप शायद ना देख पाएँ, आपका एडवाइज़र देखेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अब सर आपसे जो कहते हैं ना पते की बात, कि क्या जानना बहुत ज़रूरी है रीट्स के बारे में? हाँ, तो पहली चीज़ तो कि ये इक्विटी जैसा ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इक्विटी जैसा पैसा नहीं बना के देंगे। तो आपको अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम लेकर करनी है। ये डेट से ज़्यादा इक्विटी से कम वाला पैसा देगा, ठीक है। इनका रिटर्न अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि रेंटल इनकम कितनी आ रही है, ऑफिस की ऑक्यूपेंसी के ट्रेंड्स क्या हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यूशन किस तरह का है। इनमें ग्रोथ इक्विटी जैसी नहीं होती, लेकिन इसमें और ज़्यादा एक्सपोजर अगर फंड इसमें लेगा तो फंड की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी जितना रिटर्न बना नहीं पाएगा। इसलिए रीट्स में जिन फंड्स में 5-7% तक का एक्सपोजर है वो ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, भारत में अभी रेट्स काफ़ी कम है, लिस्टेड स्पेस में खाली 5 है अभी। तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं है फंड मैनेजर के लिए कि वो बड़ा एक्सपोजर इन रेट्स में ले सकें। ऑप्शन कम है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन भी कम है। इक्विटी फंड की तरह इन्हें खरीदना और बेचना दोनों काम थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा रेट्स को पॉपुलर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना और जानना जरूरी है। बिल्कुल, तो पूरी रीट्स की ABCD आपने समझ लिया, और अब वक्त हो गया है फंड ऑफ द मंथ का। सर, फंड ऑफ द मंथ आपकी तरफ से इस बार है BFSI फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि बैंक्स और NBFC। ये सेक्टोरल फंड है, बहुत लंबे समय बाद मैं सेक्टोरल फंड दे रहा हूँ। मुझे लगता है बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर इस तरह के बाजार के उतार चढ़ाव और भरे माहौल में, रेट कट वगैरह और जिस तरह का माहौल है, ये ज़्यादा सेफ है। इनमें ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा है, और तेज़ी बनेगी तो इनमें ज़्यादा बनेगी, और कमज़ोरी होगी
तो इनमें कम होगी। आपके सामने लिस्ट है फंड्स की जो आप देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कुछ एक फंड है जो आप अपनी पसंद से इसमें जो आपको ठीक लगे वो चुन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ी साइज़ का फंड चाहिए, एसबीआई बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस अच्छा है। छोटी साइज़ का चाहिए, इन्वेस्को भी अच्छा है। और बाकी भी फंड अगर आप लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो ये रहा फंड ऑफ द मंथ आपके लिए। और अब वक्त हो गया एनएफओ कॉर्नर का। सर, इस बार कौन से एनएफओज पे नजर रखें? जो नए एनएफओ खुले हैं, यूनियन कंजम्पशन फंड, ये 15 दिसंबर तक खुला हुआ है। और ये कंजम्पशन वाली थीम जो जीएसटी कट के बाद बड़ी पॉपुलर हुई, उस थीम से रिलेटेड सारी कंपनियों में पैसा लगाएगा। तो एक तो आपका ये हो गया यूनियन कंजम्पशन फंड, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, एक्टिव फंड है। दूसरा उसके बाद है एबेकस फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी ओपन एंडेड स्कीम है। एबेकस म्यूचुअल फंड की ये पहली स्कीम आई है, ये 22 दिसंबर तक खुला हुआ है। और ये भी आप समझ लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड है, समझ सकते हैं। तीनों तरह की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने फंड मैनेजर अपनी इच्छा के अनुसार पैसा लगाएगा। ये है आपके लिए। आईपीओ वगैरह में भी ये पैसे लगाने वाले। अब आइए पैसिव फंड, ग्रो मल्टी एसेट ओमनी फंड। ये पैसिव फंड है, तो ये लगाएगा फंड ऑफ फंड के तौर पे ये काम करेगा। और ये अलग अलग तरह के जो फंड्स हैं, अलग अलग एसेट्स वाले के, उन एसेट वाले फंड का एक ये फंड बनाया जा रहा है। तो ये अब पैसिव फंड है। दूसरा है ग्रो निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी मेटल ईटीएफ। अगर आप मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ईटीएफ आपके लिए। यहाँ पे आप बजाय किसी एक स्टॉक को खरीदने के लिए आप एक मेटल शेयरों का बास्केट खरीदना चाहते हैं, तो ये 17 दिसंबर तक खुला हुआ है ये फंड। और ग्रो का वो मल्टी एसेट भी 17 दिसंबर तक खुला हुआ है, ये आपके लिए। और सर, इनमें से एनएफओ ऑफ द मंथ कौन सा होगा? एबेकस फ्लेक्सी कैप फंड, एबेकस का पहला फंड है। सुनील सिंघानिया साहब इसके फंड प्रोमोटर फाउंडर हैं। फंड मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो इनके ग्रुप का रहा है, अब ये तो फंड तो अब जब करेगा तब करेगा। और उनका एआईएफ रहा है, पहले वो रिलायंस म्यूचुअल फंड में रहे, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पहला फंड जब कोई फंड आता है तो उसका जोश भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब मुझे लगता है अगर एनएफओ के लिए आज से पैसा लगाना तो एबेकस फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए इस महीने के लिए। बिल्कुल, तो ये अब रहा आपके लिए एनएफओ ऑफ द मंथ। और अब वक्त हो गया है काम की बात का। और सर, काम की बात आपकी तरफ से। बिल्कुल, ट्रैवल इंश्योरेंस। आजकल जिस तरह से पूरा माहौल एविएशन सेक्टर को लेकर और फ्लाइट्स को लेकर कैंसिल वाला होता है, अब लोग सब ढूंढ रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, पहले मैं ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है वो समझा दूँ, फिर इस तरह की सिचुएशन में काम आता है नहीं वो बताऊँगा। अगर आपकी किसी भी वजह से ट्रिप कैंसिल हो जाती तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस काम आ सकता है। किस किस केस में आता है? अगर फ्लाइट आपकी बहुत डिले हो जाए तो आपका काम आ सकता है। ट्रैवल के दौरान आपका सामान खो गया हो, अगर कवरेज है तो वो काम आ सकता है। कहीं मेडिकल इमरजेंसी कोई हो गई हो आपकी, तो उसमें आप क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अगर आपकी फ़्लाइट छूट गई हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, भाई मैं तो एकदम से बीमार हो गया, ये देखो मेरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट, नई फ्लाइट पकड़ा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। परिवार में किसी की डेथ वेथ हो जाए और उस वजह से आपको अपनी टूर कैंसिल करनी पड़े तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनमें आपको काम आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। कैसे ले सकते हैं? ट्रैवल इंश्योरेंस आप अलग से जाकर खरीद सकते हैं। हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेचती है। कुछ क्रेडिट कार्ड के साथ तो फ्री भी आता है। कुछ केस में जब आप टिकट बुक करवाने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बताया जाता है कि अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये 100, 200, 300 रुपये भर दो, आप बुकिंग के समय वो ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। कितना ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, मैं 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 300 से 500 रुपये लेता है और 25 लाख से 3.5 करोड़ तक की रेंज का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। टाटा एआईजी में सेम, बेसिकली सारी जो जितनी है 200-250 रुपये से लेके 500-600 रुपये की रेंज में आपको प्रीमियम देनी होती है। और 20-25 लाख से लेके 3-3.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, कम नहीं होता। और वन टाइम ही एक्चुअली एक फ्लाइट से रिलेटेड है तो फिर नेचुरली उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी अच्छा रहता है और लेने वाले के लिए भी। अगर पता चला कि आप इतने किस्मत वाले हैं, जिस फ्लाइट में आपने ट्रैवल इंश्योरेंस है उसी में कुछ हो गया तो बेनिफिट मिल जाएगा। और सर, एक जो मेरे सवाल मन में है, इंडिगो जैसी क्राइसिस में काम आता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे सब लोग यही ढूंढ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो, इंडिगो जैसे क्राइसिस नहीं आता। क्योंकि वजह क्या है, देखिए, ये जो कैंसिलेशन फ्लाइट्स वगैरह की हो रही है, इस पर डीजीसीए के नियम लागू होते हैं, एयरलाइंस वाले नहीं होते हैं। एयरलाइंस की वजह से, कोई भी ऑपरेशनल वजह से अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है
तो फिर ये वो टिकट कैंसिल होने से इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कवरेज तभी मिलता है जब आपके पर्सनल लेवल पे कोई रिस्क हो ट्रेवल की, और वो हो तो आपको मिलेगा। जैसा कि आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला हो गया, उस वजह से आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं, आपकी फैमिली में डेथ हो जाने से कैंसिल कर रहे हैं, आपकी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, या आपका सामान खो गया इसलिए, ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये एयरलाइंस प्रॉब्लम नहीं है। तो एयरलाइंस की प्रॉब्लम की वजह से अगर एयरलाइंस फ़्लाइट्स कैंसिल करती है तो आप जाके इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोल सकते भाई मुझे कवर दो इस एयरलाइंस ने, तो वो बोले एयरलाइंस को जाके बोलो। ये वाली चीज़ें आपको एयरलाइन, तो अगर इंडिगो जैसी सिचुएशन आती है और आप सोचो कि मुझे इंश्योरेंस मिल जाए, कवर मिल जाए, वो नहीं हुआ। इस केस में दूसरा रास्ता बताता हूँ मैं आपको। अगर ऑपरेशनल वजह से अगर आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में फोरम में जाके आप कंप्लेन कर सकते हो एज ए कंज्यूमर कि मेरे को इस एयरलाइन से प्रॉब्लम है, इन्होंने मेरा ये नुकसान कर दिया। वहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, वो आप उन्हें लगेगा तो आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। इंश्योरेंस अलग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको अपना हक मांगना अलग चीज़ है। सो इंडिगो को और इसको मिक्स ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ आपने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया सर। और इसी के साथ सर थैंक यू सो मच म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में इतने अच्छे तरीके से सबकी क्लास लेने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।